हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ते हैं ईटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो फर्स्ट वन इसमें बायोलॉजिकल थ्योरी। तो बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर फर्स्ट वन पॉइंट आता है बायोकेमिकल थ्योरी। तो बायोकेमिकल थ्योरी होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल होते हैं वो सभी हार्मोन्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें डोपामिन हाइपोथियोसिस। तो डोपामिन हाइपोथियोसिस में अपन देखते हैं एन एक्सेस ऑफ डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन में कोज सिजोफ्रेनिया। अगर डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो वो सिजोफ्रेनिया कोज करेगा। अगर डोपामिन का लेवल वहीं पे अगर घट जाता है तो वो करेगा आपका पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया है। देन अपन बात करें सेकंड वन की, तो अदर बायोकेमिकल हाइपोथियोसिस के अंदर बात करेंगे अपन। तो एबनॉर्मलिटी इन द न्यूरल ट्रांसमीटर्स जे की सचेज है यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो जिसको अपन गाबा बोलते हैं। एबनॉर्मलिटी इन द न्यूरो रेगुलेटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंडोर्फिन्स। तो इनके अंदर अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो आपका सिजोफ्रेनिया एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं, तो ये भी इनके अंदर एबनॉर्मलिटी अगर पर्टिकुलर केमिकल चेंजेस होता है तो पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होके और एबनॉर्मलिटी शो होती है। लेकिन ये सभी एबनॉर्मलिटी जो ब्रेन से रिलेटेड है वो आपकी सिजोफ्रेनिया में कहलाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे कि सीरोटोनिन की, तो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तब मेनिया होता है, जबकि सीरोटोनिन का लेवल घटेगा तो डिप्रेशन में पेशेंट जाएगा। एंडोर्फिन आप बात करें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन का लेवल अपन बात करें और नॉन एड्रेनलिन का लेवल बात करें घटते हैं तो डिप्रेशन आपका हो या फिर ओसीडी देखने को मिलता है। एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं अपन, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है तो अगेन आपको पार्किंसन देखने को मिलेगा, और घटेगा तो डिमेंशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर। और गाबा की बात करें अपन, तो गाबा अगर घटता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज शो होती है यहाँ पे। एंडोर्फिन आपका जो होता है वो सबसे हंसाने वाला या प्लेजरफुल हार्मोन होता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज शो होती है, तो वो सैडनेस में, डिप्रेशन में पेशेंट देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल के अंदर ही सेकंड वन न्यूरो स्ट्रक्चर थ्योरी। तो न्यूरो स्ट्रक्चर थ्योरी क्या बोलती है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका कॉर्टेक्स है एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स में नर्व फुल्ली डेवलप, इसके अंदर नर्व होती है जो फुल्ली डेवलप हो जाती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर, और उस पेशेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। अगर अपन उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, तो अपने को देखने को मिलेगा कि डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम, क्योंकि नर्व जब फुल्ली डेवलप हो रही है तो स्पेस कम रहेगा। ठीक है, स्पेस कम रहेगा तो आपके जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, जो ब्रेन की वॉल्यूम है वो कम होएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि लार्ज लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। तो जो आपका वेंट्रिकल पार्ट है, जैसे हार्ट के अंदर होते हैं 4 वेंट्रिकल्स, ठीक है, वैसे ही अगर किसी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी शो होती है, या फिर माना है कि ये कैंसर ट्यूब या बिनाइन मेलिग्नेंट या बिनाइन टाइप की एक इससे जो ट्यूमर है वो अपीयर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई देनी पड़ती है, तो हार्ट को वर्क तो करना पड़ेगा उसको सप्लाई देने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है, अगर नर्व फुल्ली डेवलप्ड हो रही है वहाँ की, तो इनको तो सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इनको सप्लाई देने के लिए ये क्या करती हैं, ये एक्सेसिव वर्क करती है, तो लार्जर साइज में लार्जर हो जाती हैं। ठीक है, और कहीं से ना कहीं से अब पर्टिकुलर टाइम तक तो ये सप्लाई देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में इनको वही, जैसे कि हार्ट के अंदर सिस्टम रहता है कि 70 ml या 100 ml तक वो सप्लाई कर सकता है, 60 से 100 का एवरेज रहता है उसका। वैसे ही यहाँ पे भी एक एवरेज फिक्स होता है। ठीक है, 125 तक का, तो 125 ml तक का जो फ्लूइड है वो सप्लाई हो सकता है। लेकिन अब जब एक्सेसिव जो आपकी नर्व वेसल्स थी, नर्व फुल्ली डेवलप्ड हो रही है नर्व, ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्ट से तो कटौती करनी पड़ेगी इनको। तो वो क्या करते हैं फिर, एट्रोफी इन द फ्रंटल लोब। इसके कारण क्या होती है, एट्रोफी होती है फ्रंटल लोब की, सेरिबेलम की होती है, एंड लिम्बिक स्ट्रक्चर होती है उसकी एट्रोफी होती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई मिल सके। एंड इंक्रीज साइज द सल्काई ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के ऊपर जो एक लाइनें बनी रहती है, ठीक है, उनकी साइज़ के अंदर इंक्रीजनेस देखने को मिलती है। थर्ड वन फैक्टर जेनेटिक फैक्टर, मोस्ट कॉमन अमोंग पीपल बोर्न ऑफ कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज, जो मतलब कि भाई और बहन अगर मैरिज कर लेते हैं, मतलब सेम ब्लड वाले मैरिज कर लेते हैं, तो उनके अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ये सिजोफ्रेनिया। ठीक है, आइडियल ट्विंस अफेक्ट, अगर आइडियल ट्विंस होते हैं तो उसके अंदर 50% देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटल ट्विंस अफेक्ट
15% देखने को मिलता है। ब्रदर एंड सिस्टर अफेक्ट के अंदर 10% देखने को मिलता है, ठीक है। वन पेरेंट अफेक्ट, अगर वन पेरेंट्स होता है उसमें मतलब एक माता और पिता में से अगर पिता या फिर एक माता आपकी दोनों में से अगर अफेक्टेड है सिजोफ्रेनिया का तो उसके बच्चों के अंदर 15% देखने को मिलेगा। अगर बोथ हैं तो 35% देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड होता हूँ। एंड सेकेंड डिग्री रिलेटिव अफेक्ट मतलब कि आप हो गए, आप सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड है, फिर आपके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, मतलब सेकेंड डिग्री रिलेटिव अफेक्ट आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो उनके अंदर 2 से 3% देखने को मिलता है कि इफेक्ट होगा उनके अंदर। एंड जनरल पॉपुलेशन का 1%, ठीक है। इनके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा है, रेशियो है, ठीक है। देन आगे देखते हैं अपन बायोलॉजिकल के अंदर ही लास्ट नेक्स्ट वन है आपका प्रीनेटल रिस्क फैक्टर, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा डिलीवर्ड नहीं होता है उसके दौरान अगर मैटरनल इन्फ्लुएंजा हो, मतलब मदर को इन्फ्लुएंजा हो जाए तो उसके अंदर भी रिस्क रहेगा सिजोफ्रेनिया होने का। बर्थ ड्यूरिंग लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, मतलब कि आपका जो प्री नेटल या फिर पोस्ट नेटल अगर आपका बर्थ होता है, ठीक है, बच्चे का, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं, ठीक है। टाइम से पहले हो जाए या टाइम के बाद में हो तो उसके अंदर भी चांसेस रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्रेगनेंसी के अंदर ड्यूरिंग द लेबर ड्यूरिंग द डिलीवरी तो उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि प्रेसिपिटेट लेबर हो एक पर्सन के अंदर, या फिर एक हो कि लॉन्ग टाइम पीरियड लेबर हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिकल लेबर हो, तो उनके अंदर भी बच्चे के अंदर चांसेस रहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो जाए और सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे भी। नेक्स्ट वन साइकोडायनामिक थ्योरी, इसके अंदर है फर्स्ट वन डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू फ्रूड, सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग जो आपकी डेवलपमेंट थ्योरी है वो बताते हैं अपन। तो उसके अंदर बात करेंगे अपन इन दिस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी द ओरल स्टेज फर्स्ट वन रिग्रेशन प्रेजेंट अलोंग विद द डिनाइल, रिग्रेशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मतलब रिग्रेशन की अपन बात करें तो जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं वैसी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है, जैसे नाखून खाना वगैरह, वो डिनाइल करता है, वो प्रेजेंट अलोंग विद द डिनाइल, मतलब सभी चीज़ों से वो दूर रहने की कोशिश करता है। प्रोजेक्शन के अंदर हो गया कि किसी पर्सन पे ब्लेम करना। देन अपन बात करें कि रिएक्शन फॉर्मेशन, तो उसके अंदर क्या करता है वो राजनीतिक की बातें, उस टाइप की एक बातें रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। अब बात करें अपन इंडिविजुअल है पुअर ईगो बाउंड्रीज, अगर कोई इंडिविजुअल है जो उसके अंदर पुअर ईगो बाउंड्रीज है, मतलब कि ईगो उसके अंदर कम होता है। फ्रेंकली ईगो के अंदर होता क्या है कि फ्रेंकली का मतलब होता है कि नाजुक टाइप का ईगो, मतलब कि आपकी बात करें कि ईगो होता है जो इड और आपका सुपर ईगो होता है उसके अंदर मेंटेन कर उन दोनों को मेंटेन करके चलता है। अगर ये ईगो में एबनॉर्मलिटी होती है तो या तो पर्सन इड में जाएगा या फिर सुपर ईगो में जाएगा, मतलब कि पर्सन या तो जिद्दी करेगा, हर चीज़ की जिद करेगा, जिद्दी आदमी हो जाएगा, या फिर वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये क्या होता है एक नाजुक टाइप का, इसके अंदर ऐसे पर्सन में नाजुक टाइप का ईगो होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोर्स करने पे ये एबनॉर्मल हो सकता है। इन एडुकेट ईगो डेवलपमेंट, उसके अंदर इन पर्सनस के अंदर इन एडुकेट ईगो डेवलपमेंट होता है। सुपर ईगो डोमिनेंस हो, मतलब कि प्रभावशाली सुपर ईगो हो, तो उन पेशेंट के अंदर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सुपर ईगो होता है, तो उनके अंदर भी अपन सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। रिग्रेड इड ईगो, मतलब कि आपका जो इड ईगो है वो कमज़ोर टाइप का हो, या फिर बोल सकते हैं अपन दुखी टाइप का हो, तो वो आपका उन पेशेंट के अंदर भी आपका सिजोफ्रेनिया देखने को मिल करें। देन अपन बात करें लव हेट रिलेशनशिप, ठीक है। अरेस्टेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब कि आपका उसका जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, मतलब कि बचपन है, कुल मिला के जो बचपन है वही एबनॉर्मल तरीके से बीता हो, एक बाउंडेशन में बीता हो, तो उनके अंदर भी देखने को मिलेगा। फैमिली थ्योरीज़ के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, बस पॉइंट आउट करूँगा। मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ अगर होती है तो उनके अंदर ये सिजोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। डिसफंक्शनिंग ऑफ फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि किसी फैमिली के अंदर जो हॉस्टिलिटी होती है, मतलब कि जो रहन सहन होता है उसी के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी, उन पर्सनस के अंदर भी सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। डबल बाइंड कम्युनिकेशन के अंदर ये हो गया कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब सिंपल से वर्ड में कॉन्फ्लिक्ट हो, दो चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए रास्ते में या फिर कुछ भी चीज़ में XYZ में, तो उन पेशेंट के अंदर भी, उन पर्सनस के बच्चों के अंदर भी ये सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल, ठीक है।
तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आपका एबनॉर्मलिटी टाइप का, ठीक है, कोई कमी हो या कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो उसे अपन वल्नरेबिलिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन में स्ट्रेस देखने को मिलता है तो पर्सन क्या करेगा, कोपिंग मैकेनिज्म यूज करेगा उस स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है। अगर कोपिंग मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए तो स्ट्रेस में रह जाएगा, और स्ट्रेस में रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी देखने को मिलेगी। और ये सभी तीनों चीज़ें क्या करेगी, लीड, ये तीनों चीज़ें लीड करेगी आपकी सिजोफ्रेनिया को, या एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड, एबनॉर्मलिटी शो करेगी ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो फैमिली और सोशल फैक्टर्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं यूनिट नंबर थर्ड के अंदर शायद, ठीक है। तो इसके अंदर अपन नॉर्मली बात कर लेते हैं कि सोशल फैक्टर्स के अंदर आपका लो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, ठीक है, और आपका पुअर्टी हो गई, ये सब कुछ क्या करेगी, आपको लीड करती है सिजोफ्रेनिया को, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स लीड करती है। देन अपन बात करें साइकोफार्माकोलॉजिकल, फर्स्ट वन जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो वो, साथ में इन्वायरमेंटल या सोशल, या फिर आपका बोलें अपन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये क्या करेगी, लीड करेगी आपकी न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ को, एंड टारगेट फीचर्स, उसके फीचर्स को एबनॉर्मल करने के लिए, ठीक है। देन ये सभी चीज़ें लीड करेगी आपकी ब्रेन डिसफंक्शनिंग, इम्पेयर्ड बैलेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी शो करेगी, जैसा कि अपन ने बायोकेमिकल के अंदर बात कर चुके हैं कि अगर केमिकल एबनॉर्मल होते हैं तो क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, तो बायोकेमिकल को अपन पढ़ चुके हैं। वैसे ही आपका जो लीड करता है वो होता है आपका जैसे कि डोपामिन, डोपामिन का लेवल बढ़ने पे क्या होगा, सिजोफ्रेनिया होगा, तो वो आपको सब कुछ बता दिया मैंने। देन थैंक यू। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।